जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी का पर्यावरण रहा है। इस पर्यावरण को अधिकृत करके मैं पर्यावरण के एक विकार को, उत्पात को यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उसका नाम है भूकंप। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन सब में सबसे अधिक विनाशक भूकंप माना जाता है। भूकंप से बहुत सारा विनाश संसार में हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो प्रत्येक वर्ष में लाख भूकंप आते हैं। तो वो कुछ की तीव्रता अधिक रहती है, कुछ की तीव्रता कम रहती है। अधिक तीव्रता वाले भूकंपों से बहुत विनाश होता है, जन धन की हानि होती है। और कुछ अधिकांश भूकंप ऐसे होते हैं जो 3 तीव्रता से भी कम रहते हैं, जिनका हमें ज्यादा अनुभव भी नहीं हो पाता। तो भूकंप का ज्योतिषीय कारण क्या है, उन सब को हम यहाँ देखेंगे। जो भूकंप के दोष हैं, भूकंप जो आता है उसके मुख्य जो कारण हैं, जो वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। भूकंप के मुख्य कारण में से पहला है कि पृथ्वी के अंदर जो गैस होती है वो भारी मात्रा में किसी एक स्थान से जब बाहर निकलती है तो वो भूकंप का एक कारण बनती है। दूसरा कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। पृथ्वी के अंदर वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ प्लेटें हैं, वो प्लेटें हमेशा गतिशील रहती हैं। जब उनका आपस में घर्षण होता है तब उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के प्रभाव से भी भूकंप आते हैं। तीसरा है नाभिकीय परीक्षणों के द्वारा भूकंप आता है। चतुर्थ है भूस्खलनों के द्वारा भी भूकंप पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो मीथेन गैस है उसकी भारी मात्रा में उत्पत्ति से भी भूकंप आते हैं। इसी क्रम में ज्वालामुखियों के फटने से भी भूकंप आते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक कारण है ये इस प्रकार से हैं। अब हम शास्त्र की तरफ चलते हैं। जो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, भूकंप आ रहा है तो उसका ज्ञान कैसे होता है, उसके लिए विज्ञान ने एक मीटर बना रखा है उस भूकंप को जानने के लिए, जिसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापने के लिए जो पैमाना है उसको रिक्टर परिमाण माना जाता है। जब भूकंप 3 या 3 से कम तीव्रता के आते हैं तो हम लोगों को उसका ज्यादा आभास नहीं हो पाता, उससे ज्यादा कहीं हानि नहीं होती। तो ये मान सकते हैं कि जब ये भूकंप इस तीव्रता के भूकंप आते हैं जो 3 से कम होते हैं, तब उसमें विनाश कुछ प्रतीत नहीं होता। और उसके बाद जो अधिक विनाश करने वाले भूकंप होते हैं, वो जब 7 तीव्रता से ऊपर वाले भूकंप आते हैं तो बहुत ज्यादा वो धन और जन की हानि करते हुए प्रतीत होते हैं। जो भूकंप के ये पैमाने बताए जाते हैं कि एक रिएक्टर स्केल में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो प्रत्येक का पिछले वाले जो मान है, इकाई है, उससे 10 गुना अधिक उसकी तीव्रता दूसरे वाले में पाई जाती है। जैसे यदि 3 तीव्रता वाला भूकंप आया तो उससे जो 4 वाला भूकंप आएगा वो 10 गुना अधिक तीव्र रहेगा, 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। पिछले वर्ष जो भारत भर में हमारे भारत में जो भूकंप आए 2020 में, वो 965 भूकंप आए हैं। उनमें से जो 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप थे वो 27 थे, और 3 से 5 तीव्रता के बीच में जो भूकंप थे उनकी संख्या 743 रही। हमारे संस्कृत वाङ्मय में उत्पातों का उल्लेख आता है, ज्योतिष शास्त्र में भी उत्पातों का उल्लेख है। तो वो उत्पात 3 प्रकार के माने जाते हैं। प्रथम दिव्योत्पात है, द्वितीय अंतरिक्षोत्पात है, और तीसरा भौमोत्पात है। सूर्य आदि ग्रहों तथा अश्विनी आदि नक्षत्रों का जो विकार है, उनके जो प्रभाव हैं, उनको दिव्योत्पात के रूप से जाना जाता है।
अंतरिक्ष उत्पात वह कहलाते हैं जो उल्का, वायु प्रकोप, सूर्य एवं चंद्रमा के परिवेश, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष आदि की उत्पत्ति से होते हैं। तीसरा है भौमोत्पात, जब चर वस्तुएं स्थिर हो जाएं या स्थिर वस्तुएं चलने लगे तो उसको हम भौमोत्पात भी कहते हैं। तो ये भूकंप भी ऐसा ही है, जो पृथ्वी स्थिर है जब वो चलायमान हो जाती है तब वो पृथ्वी के ऊपर जो जितने भी घर आदि बने हुए हैं, भवन बने हैं, वो टूटने लग जाते हैं। तो ये भौमोत्पात के अंतर्गत संगीता ज्योतिष में पाया जाता है। जो भूकंप के कारण है उसका कुछ उल्लेख शास्त्र की दृष्टि से करते हैं। में कमलाकर भट्ट का मत है कि पृथ्वी में स्थित पदार्थों के अचानक संयोग से जो ऊर्जा निकलती है उसी से भयंकर शब्द और भूकंप होता है। इसी मत को आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। उसको आज टेक्टोनिक्स प्लेट के नाम से ये लोग स्वीकार करते हैं। यदि हम उल्लेख करें तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त होता है कि जिस समय राहु सप्तम भाव में हो, मंगल से पंचम भाव में बुध तथा चंद्रमा यदि बुध से केंद्र में स्थित हो तो भूकंप आता है। इसका एक यहाँ चक्र कुंडली यहाँ प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्तम भाव में राहु है और मंगल पंचम भाव में है, मंगल से पंचम भाव में बुध है तथा चंद्रमा बुध से केंद्र में स्थित है। यह भूकंप की स्थिति प्रतीत होती है। भूकंप कारक अन्य भी कुछ तथ्य संहिता शास्त्र में मिलते हैं। उसमें मकरंद प्रकाशानुसार जब जिस वर्ष का, जिस संवत्सर का मंत्री मंगल होता है उस वर्ष अधिक भूकंप आते हैं। जिस वर्ष राजा सूर्य रहते हैं तब भी अधिक भूकंप आते हैं। जिस संवत्सर का नाम क्षय संवत्सर हो, जो हमारे यहाँ 60 संवत्सर हैं, उसमें से जो क्षय संवत्सर होता है उसमें अधिक भूकंप होते हैं। जैसा मकरंद प्रकाश में मिलता है संवत्सर फल विचाराध्याय में, चलते मेदिनी सर्वा ससागरा स भूधरा क्षयं कुर्यात् क्षये वर्षे जगदे तच्चराचरम्। आचार्य वराह मिहिर बृहद संहिता में बताते हैं कि तामस कीलक आदि केतुओं के उदय होने पर भूकंप आदि उत्पात आते हैं। इसी प्रकार जब चंद्रमा के श्रृंगोन्नति दक्षिण और उत्तर श्रृंग विस्तीर्ण होते हैं तब भी भूकंप आता है। ऐसा बृहद संहिताकार आचार्य वराह मिहिर का मत है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी तिथियों का भी उल्लेख किया गया है जिन तिथियों में यदि भूकंप आता है तो वो अधिक विनाशक होता है। जैसे महर्षि गर्ग का मत है कि शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात पूर्णिमा, उसके 2 तिथि पहले और 2 तिथि बाद, अर्थात ये 5 तिथि हो गई। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में जो अंतिम तिथि अमावस्या है उससे 2 तिथि पहले और 2 तिथि बाद, इन 10 तिथियों में जो भूकंप आते हैं तो वो भूकंप अधिक विनाशक होते हैं तथा इनकी संख्या भी अधिक होती है। एक तरफ ये 10 दिन है और एक तरफ 20 दिन है, तो 20 दिनों की अपेक्षा इन 10 दिनों में अधिक भूकंप आते हैं। रूस नामक देश में इन भूकंपों के ऊपर एक सर्वेक्षण हुआ। उसमें उन्होंने माना कि इन 10 दिनों में, 10 तिथियों में संपूर्ण पृथ्वी पर 55% भूकंप आए हैं। आचार्य वराह मिहिर ने भूकंप को लेकर एक स्वतंत्र अध्याय की रचना की है। उन्होंने भूकंप का विस्तृत विवेचन किया है। उस विस्तृत विवेचन में उन्होंने दिन को, अहोरात्र को 4 भागों में बांट दिया है। प्रथम वायु का भाग है, द्वितीय अग्नि का भाग है, तृतीय इंद्र का भाग है, चतुर्थ वरुण का भाग है। और इनके नक्षत्र भी दिए गए हैं कि इन नक्षत्रों में पुष्य, कृतिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी ये इंद्र के नक्षत्र माने जाएंगे और ये आग्नेय मंडल इनको माना जाता है। यदि इनमें भूकंप आता है तो वो भूकंप कहाँ आएगा और उस भूकंप का प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहेगा और इसका
भूकंप आने से एक सप्ताह पहले कुछ पूर्व सूचनाएं, पूर्व लक्षण हमें प्रतीत होने लग जाते हैं। तो वो क्या है, उसका उल्लेख इस प्रकार है कि वायव्य मंडल के लक्षण हैं इस प्रकार कि जब भी भूकंप वायव्य मंडल में आता है तो उससे 7 दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही धूम्र युक्त दिशाएं एवं आकाश हो जाते हैं, धूल भरी तेज आंधी चलने लग जाती है और अनेक वृक्षों का वो संहार करती, उखाड़ती हुई वायु चलती है और सूर्य का प्रकाश भी मंद हो जाता है। तो इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र होते हैं सौराष्ट्र, कुरु, मगध, दशार्ण, मत्स्य देश। ये इन सब स्थानों को ज्यादा पीड़ा पहुंचती है और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो 200 योजन होता है। आग्नेय मंडल का लक्षण, आग्नेय मंडल में जब भूकंप आता है तो वो एक सप्ताह पहले दिग्दाह, उल्कापात, तारा आदि से प्रज्वलित आकाश, वायु का अग्नि और वायु का अग्नि का फैलाव किया जाता है उस समय में। तो ये सप्ताह पहले ऐसे लक्षण हमें प्रतीत होते हैं। यदि इन लक्षणों को जाना जाए तो हम जान सकते हैं कि ये आग्नेय मंडल का भूकंप है और इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो अश्मक है, अंग है, बाहलिक है, तंगण है, कलिंग है, बंग है, द्रविड़ है, शाबर आदि देशों में इसका प्रभाव होता है। और इसका जो योजनात्मक प्रभाव होता है, जहां तक ये कंपित होती है तो वो 110 योजन का स्थान होता है। इसी प्रकार आगे और भी हमें इंद्र मंडल और वरुण मंडल का भी प्राप्त होता है। तो जब इंद्र मंडल में भूकंप आता है तब मेघ पर्वताकार हो जाते हैं, गंभीर ध्वनि तथा बिजली की कड़कड़ाहट वाले भ्रमर तथा सर्प के आकार वाले मेघ होते हैं तथा इससे प्रभावित होने वाले जो स्थान है वो काशी है, युगंधर है, पौरव है, किरात है, कीर है, अभिसार, मद्र, अर्बुद, सौराष्ट्र और मालव स्थान पीड़ित होते हैं। और इसका जो योजनात्मक क्षेत्र होता है देखो लड़की अगर राजी है ना 160 योजन का होता है। इसी प्रकार वारुण मंडल के लक्षण का भी कुछ पहले सप्ताह पहले उसका हमें ज्ञान हो जाता है कि ये भूकंप आने वाला है यदि ऐसे लक्षण हमें दिखाई दे। नीले कमल, भ्रमर, काजल के समान अति काले बादल आदि मधुर ध्वनि करने वाले होते हैं और बिजली से युक्त होते हैं। तो ये लक्षण वारुण मंडल में भूकंप के प्रतीक हैं। इसमें जो योजनात्मक जो भाग है जो कंपित होता है वो 180 योजन का भाग प्रभावित होता है। ये किसको प्रभावित करता है, किन स्थानों को प्रभावित करता है? तो समुद्र तथा नदियों के किनारे बसे नगरों को, गोनर्द, चेदी, कुकर, किरात, वैदेह देशों को यह पीड़ित करता है। तो इन सब का उल्लेख करते हुए, इन सब को देखते हुए कुछ प्रायोगिक पक्ष भी किया गया था। तो जो अरुणाचल और जो सुनामी आदि अपने यहाँ आया था तो उन सब का भी इन सब तथ्यों से जब उल्लेख किया गया, इन सब से मिलाया गया, तब वो सभी ये सब नियम उसमें घटित हो रहे थे। तो यदि हम इसको अच्छी प्रकार से जान पाए तब भूकंप की प्राग सूचना जो वैज्ञानिक नहीं जान पाते तो ज्योतिष शास्त्र की सहायता से उसे पहले ही जाना जा सकता है कि भूकंप आने की प्रक्रिया कुछ हो सकती है और किन स्थानों पर प्रभाव हो सकता है, उसको इस प्रकार पहले ही हम जान सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं तथा इस सत्र में जिन लोगों ने अपने पत्र वाचन किए हैं उन्होंने बहुत ही अपने विषयों को, विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया है। रोहिणी शर्मा मैम ने सबसे पहले अपना पत्र वाचन किया इस सत्र में। उन्होंने नक्षत्र एवं वृक्षों के बारे में बहुत कुछ विवेचित किया। उन्होंने प्रत्येक नक्षत्र का वृक्ष यहाँ बताया और फिर उसके बाद उर्मिला विश्वकर्मा जी ने ज्योतिष एवं वास्तु को मिलाकर यहाँ वर्णन किया है, उनके प्रभावों को यहाँ व्याख्यायित किया है।
इसके बाद प्रकाश चंद्र शर्मा जी ने, जो कि यौगिक साइंस पर कार्य कर रहे हैं, औषधियों एवं मानसिक रोगों का उन्होंने उल्लेख किया कि मानसिक रोगों में कौन सी औषधियां कारगर हैं। फिर हमारे यहाँ के भूतपूर्व छात्र मंथन शांडिल्य ने अन्नोत्पत्ति एवं वर्षा का विचार यहाँ प्रस्तुत किया है। फिर भगवान प्रसाद शर्मा जी ने वृक्षारोपण का उचित समय यहाँ प्रस्तुत किया। जैसे हम सभी जानते हैं कि वृक्षों के द्वारा ही पर्यावरण का संतुलन बनता है, तो वो संतुलन कैसे बनेगा, तो यदि वृक्षारोपण होगा, किंतु सभी वृक्ष फलीभूत नहीं हो पाते, तो यदि वृक्षों को उचित समय पर लगाया जाए तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार झा जी ने ज्योतिष शास्त्र और वृष्टि विचार का यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है। फिर डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने गृह निर्माण में प्रयुक्त होने वाले काष्ठों का वर्णन किया। देवदारू आदि जो पर्वतीय वृक्षों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार सभी ने जो पर्यावरण को संरक्षण करने वाले जो तथ्य हैं, ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित करता है तथा जो आपदाएं हैं उनका पूर्वाभास कैसे कर लेता है, इस प्रकार सभी विषयों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से यहाँ व्याख्यायित किया है। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे विषयों को यहाँ प्रस्तुत किया है। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनिल सर, आपके विषय वक्तव्य निश्चित ही हमारे लिए लाभप्रद होगा। इसके बाद मैं इस सत्र का यही समापन करता हूँ।